बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने देखना है कि अगर किसी कैपेसिटर में से एसी को गुजारा जाए तो उसका बिहेवियर, उसके वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन आता है, जो उसमें क्या उस एसी का बिहेवियर होता है कैपेसिटर के केस के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर कैपेसिटर के साथ हमको डीसी बैटरी लगाते हैं तो कैपेसिटर इस करंट को गुजरने नहीं देता, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब प्लेट्स में से गुजरना चाहेगा करंट, तो इस प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक है जो करंट को या चार्जेस को फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर एसी का सोर्स लगाते हैं तो ये अब रास्ते में है तो डाइलेक्ट्रिक करंट इसका कैसे गुजरता है। असल में क्या होता है, बैटरी का जब ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो ये कैपेसिटर को पॉजिटिव चार्ज देना शुरू कर देता है। तो इस मतलब ये पॉजिटिव में चार्जिंग स्टार्ट कर देगा, इसकी करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ आ जाएगी। जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा उतनी देर में बैटरी अपनी क्या करेगी, पोलैरिटी रिवर्स कर रही है। जैसे बैटरी पोलैरिटी रिवर्स करेगी ये लो पोटेंशियल पर आ जाएगा, ये हाई पोटेंशियल पर आ गया और क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से इसके अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान ये जो एक सेंसिटिव बल्ब लगा हुआ है ये हमें ग्लो होके ये बता रहा है कि सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है एसी जो करंट है, जो एसी है वो कैपेसिटर से गुजर जाता है, लेकिन जो डीसी होता है वो कैपेसिटर में से पास नहीं होता। जिसमें यूँ लिखा है डायरेक्ट करंट कांट फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर बट एसी फ्लो इन द सर्किट एज प्लेट्स आर बीइंग कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्चार्ज एंड देन चार्ज। यानी इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो एसी होता है वो कैपेसिटर में से पास हो सकता है, फ्लो कर सकता है, लेकिन डीसी जो कैपेसिटर से फ्लो नहीं होता। अब हमने इनके बिहेवियर देखने हैं कि इसके वोल्टेज के और करंट के क्या बिहेवियर होते हैं। देखें, जब हमने बात की है कि ये कैपेसिटर बैटरी के साथ चार्ज होता है तो इसकी चार्जिंग की क्या इक्वेशन है, Q = CV। ये है वो अप्लाइड वोल्टेज जो कैपेसिटर पर लगा रहे हैं और ये उसके ऊपर चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस मतलब है मैं अप्लाइड वोल्टेज ये लगा रहा हूँ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है V0 sin ωt। जब यहाँ पुट किया तो हमारे पास जो Q की इक्वेशन है बन गई Q0 sin ωt। ये बिल्कुल ऐसा रिलेशन आया जैसे हमने एसी को एक रेजिस्टेंस में से पास होते देखा था। तो हमने क्या देखा था कि उसकी करंट और वोल्टेज के दोनों इक्वेशन के अंदर sin ωt आ रहा था। तो यहाँ पर भी वोल्टेज और चार्ज दोनों की इक्वेशन के अंदर क्या आ रहा है, sin ωt। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि वोल्टेज और जो चार्ज है वो दोनों क्या होंगे, इन फेज होंगे। लाइक देखें, इस डायग्राम की तरफ आए, मैंने ये कैपेसिटर के केस में ये अप्लाइड वोल्टेज जो ब्लैक के साथ जाहिर किया हुआ है और इसके अंदर डॉटेड के साथ मैंने क्या शो किया है, चार्ज। देखिएगा, जब वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचा है चार्ज भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। जब वोल्टेज डिक्रीज करता है चार्ज भी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इसका मतलब है चार्ज और वोल्टेज दोनों क्या है, वो इन फेज है। तो मैंने यहाँ बता दिया वोल्टेज और चार्ज दोनों क्या हो जाएंगे, वो इन फेज होएंगे। यहाँ पे अलग से आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों को अलग सेपरेटली एक ग्राफ पर अलग से बना सकते हैं। अब हमने देखना है इसमें चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो हुआ है, करंट और वोल्टेज का रिलेशन बेसिकली हमने चेक करना है। देखें जी, तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फिर ये चार्ज को मैं जब टाइम पे डिवाइड करूंगा बेसिकली क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। यानी जो Q और T ग्राफ बना, जो QT ग्राफ बन रहा है आपके पास, इस QT ग्राफ की जो आप स्लोप लेंगे वो आपको किसको बताएगी, करंट को बताएगी। अब देखिए स्लोप लेने का तरीकाकार कितना सिंपल। स्लोप आप क्या कहते हैं, किसी भी जगह पर किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना चाहें तो वहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है, जो क्या बताएगी इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया। देखिए इसका पहले एंगल ये वाला है, आहिस्ता आहिस्ता एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जहाँ पर आकर एंगल 0 हो गया, फिर ये एंगल बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब है इसका जो एंगल है पहले ज़्यादा था, फिर एंगल कम होता गया, फिर इसके बाद एंगल बढ़ता गया। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको हम tan थीटा जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाती है, आपके पास स्लोप आ जाती है। ठीक है, तो पहले सपोज करते हैं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है तो tan भी क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा, मीन्स करंट भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इस मतलब है करंट का ग्राफ फिर हम क्या शुरू करेंगे, किसी पीक वैल्यू से, इस मैक्सिमम वैल्यू से करंट की। फिर इस बाद करंट क्या हो जाएगा, जैसे जैसे स्लोप कम होती जा रही है करंट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जहाँ जाके स्लोप क्या हो गई है, 0 होगी, ख़त्म हो गई।
तो यहाँ पे करंट भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद नेगेटिव स्लोप शुरू होगी, करंट भी क्या हो जाएगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, नेगेटिव करंट आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ ग्राफ पे ड्रॉ किया तो देखिएगा कि जब वोल्टेज अपनी ज़ीरो वैल्यू पर है तो करंट क्या दे रहा है, मैक्सिमम। जब ये वैल्यू अपनी ज़ीरो पर है तो इसकी स्लोप क्या आ रही है, मैक्सिमम, तो करंट आ रहा है मैक्सिमम। वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, करंट कम होता जा रहा है। वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ चार्जिंग बढ़ती जा रही है, यानी जब ये अपनी मैक्सिमम वोल्टेज पर आ जाता है, कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, वो और चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता, उस वक्त करंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इस तरीके से फिर ये रिवर्स होना शुरू हो जाता है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। जब कम होगी तो करंट भी क्या हो जाएगा, अभी डायरेक्शन बदल देगा, करंट अपनी डायरेक्शन बदल देगा और वो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। तो फिर इस ग्राफ से देख कर क्या लिख सकते हैं कि जो करंट है वो क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है। ये हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लीडिंग और लैगिंग क्या होती है। इसके लिए आप मेरा लीडिंग और लैगिंग वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो करंट क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है किसके साथ, वोल्टेज के साथ। कितने फेज पर, 90 के आउट ऑफ फेज के ऊपर है, यानी आउट ऑफ फेज से बना दें, इनका फेज सेम नहीं है। करंट आगे है, वोल्टेज क्या है, पीछे है। तो करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। या यूं भी लिख सकते हैं, वोल्टेज जो है ना वो आपके पास बिहाइंड द करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2। ये भी आप बात कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप बताना चाहें, दोनों तरीके से बात ठीक है। तो बेहतर है आप 2-3 पॉइंट्स लें और उन पॉइंट्स पर इनके फेज को बताएं। कि जैसे सपोज मैं कहता हूँ ये पॉइंट है मेरे पास, आप बताएं एट दिस पॉइंट द फेज ऑफ वोल्टेज इज π but phase of current is 3π/2, so their difference is π/2. In this difference we can say that current leads by voltage with a phase difference of π/2। ऐसे 1-2 पॉइंट पर आप इस बात को एक्सप्लेन कर दें, जिससे पता चल जाएगा कि पूरे प्रोसेस के दौरान जो करंट है वो π/2 के साथ क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है। ये इसकी वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म ज़रूर आपने इसके अंदर हेडिंग के साथ ड्रॉ करनी है। आगे है जी इसकी फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम आपको पता है कि हमने पहले पढ़ा था, इसके फेज को किसी पॉइंट पर भी आप इसके फेज को जो है ड्रॉ कर दें तो फेज जो ड्रॉ होगा वो क्या कहलाएगा, फेजर डायग्राम। लाइक ये हमने कोई पॉइंट है, जैसे सपोज मैं इसी पॉइंट पहले की बात कर लेता हूँ, इस जगह पर जो वोल्टेज आ रहा है वो कहाँ है, इस पॉइंट पर वोल्टेज का फेज है 0, बट इस पॉइंट ए पे जो करंट का फेज है वो कितना है, 90। तो ये फेजर डायग्राम आ रही है किसी पॉइंट ए की। आप किसी भी पॉइंट की फेजर डायग्राम बनाना चाहें आप इसमें बना सकते हैं, बस एक आदि बताना जो आपके लिए ज़रूरी है। अगली बात देखें जी, अगली बात यह है कि जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करता है, इसकी चार्ज जाना शुरू करता है तो इसका करंट कम होना शुरू हो जाता है। इस मतलब ये चार्ज जब एक बार चला जाता है, अगले चार्ज को आने के लिए अपोजिशन मिलती है। तो फिर कैपेसिटर की करंट फ्लो कराने के दौरान जो अपोजिशन होती है, इसका ख़ास नाम है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो क्या लिखा है जी, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ एसी। एसी को फ्लो कराते हुए जो कैपेसिटर उसको अपोजिशन देता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसी तरीके से जैसे आम रेजिस्टेंस होती है, V/IR से रेजिस्टेंस निकाली, वोल्टेज ओवर करंट, लेकिन इस केस के अंदर, कैपेसिटर के केस के अंदर रेजिस्टिव जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो लाइक का रेजिस्टेंस है, यूनिट इसके वही ओम्स ही होंगे। इसको लिखते हैं XC के साथ, C फॉर कैपेसिटिव जो है ना, और दैट इज इक्वल्स टू, अब AC के अंदर हमने जैसे लास्ट लेक्चर पढ़ा था, AC के अंदर जो पूरे साइकिल में अफेक्टिव वैल्यू होती है दैट इज नोन एज VRMS। तो फिर अफेक्टिव वोल्टेज को अफेक्टिव करंट के साथ, या VRMS को जो वोल्टेज की RMS वैल्यू है उसको करंट की RMS वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटर की क्या आ जाएगी, वो रिएक्टेंस आ जाएगी। इसको फिर जब हम प्रूव करते हैं तो ये भी हमारे पास आ जाता है 1/ωc। C कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है और ओमेगा क्या है इसकी, जरा बताए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो 2πf है, तो इसको 2πfc से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात समझ आ रही है कि जितनी बड़ी कैपेसिटेंस का आप कैपेसिटर लगाएंगे उतनी वो अपोजिशन कम देगा। यानी जो कैपेसिटर ने हमें अपोजिशन देनी थी एसी को फ्लो कराने में, अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम बड़ी लगा देंगे तो उसकी अपोजिशन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। देखिए आप देख रहे हैं कि इनवर्स के अंदर रिलेशन आ रहा है। दूसरा एक और रिलेशन भी आ रहा है कि इसकी जो रिएक्टेंस है वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये जो एसी अप्लाई कर रहे हैं एसी,
ये कितनी फ्रीक्वेंसी का एसी अप्लाई करें, जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे उतनी कैपेसिटर हमें अपोजिशन क्या देगा, वो कम देगा। इस मतलब कैपेसिटर के केस में वो कैपेसिटर एसी में अच्छा बिहेव कर रहा होगा जिसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, और अगर उस पर हम हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो फिर भी हमें अपोजिशन क्या करता है, वो कम देता है। तो इसका मतलब है कैपेसिटर के केस के अंदर वोल्टेज और करंट आपस में क्या होते हैं, वो आउट ऑफ फेज होते हैं और 90 के आउट ऑफ फेज पे होते हैं जी। ठीक है जी। अब इसके बारे में मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह एंड पर जाकर इसकी मुकम्मल डिस्कशन करेंगे आपके क्वेश्चंस की। बहुत शुक्रिया।